पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे, जिनके स्टार्टिंग में ही लिखा है कि हमारे देश में ट्रेडिंग करने ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और उसके बाद वो मोनोपोली चाहती है, मगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मोनोपोली नहीं रहने देना चाहती और इन दोनों में भी फाइट होता है। बक्सर के युद्ध में शाह आलम का हारना, उनको दीवानी देना, ये सब हिस्ट्री के बैकग्राउंड में एक अटैचमेंट रहती है, एक जुड़ाव रहता है। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth. क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में ट्रेडिंग करने आती है। ठीक, हमारे देश में ट्रेडिंग करने का आना, उनका कोई कंपनी आएगी ना, कोई पर्सन तो आएगा नहीं, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है हमारे देश में ट्रेडिंग करने के लिए और उनको चार्टर मिलता है। उसी के चार्टर में 1773 चार्टर आएगा सर, फिर 20 साल बाद 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, फिर 1858 के स्पॉय मेटनी होता है। फिर स्पॉय मेटनी के बाद उन्होंने अब क्या होता है कि ब्रिटिश जागती है और फिर गवर्नर ऑफ इंडिया का बनना, फिर देन आफ्टर दैट 1947 तक टिल द इंडियन इंडिपेंडेंस डेट तक गवर्नर ऑफ इंडिया की बात की जाती है। ठीक, अब सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन का होना, एग्जीक्यूटिव पावर से लेजिस्लेटिव, पहले एग्जीक्यूटिव पावर हायर थी, अब लेजिस्लेटिव पावर हायर हुई, तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये सब अगर हम ब्रीफली एक पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तब हमें मालूम पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन obtained the diwani, that is the right over revenue and civil justice of Bengal, Bihar and Odisha। देखिए, राइट ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू के ऊपर राइट्स पाना, ठीक, कितनी ट्रेडिंग हो रही है, और सिविल जस्टिस को भी पाना, दीवानी पा गए शाह आलम से, क्योंकि शाह आलम बैटल ऑफ बक्सर हार चुके थे। किससे हार चुके थे? ब्रिटिश से हार चुके थे। अब कहाँ उन्होंने पाए? बंगाल में पा गए, बिहार में पा गए और उड़ीसा में पा गए, तो ये क्षेत्रीय बन गए, तो क्षेत्रीय पावर बढ़ गई, तो वही नेक्स्ट लाइन लिख रहा है, दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर, उनका एक कैरियर बना एज टेरेस्ट्रियल पावर, एक क्षेत्रीय पावर की तरह उन्हें बनने लगे। अब बात आगे देखते हैं। इन 58 इन द वेकअप ऑफ दिस स्पॉय मेटनी, द ब्रिटिश क्राउन assumed to direct responsibility for the governance of India. This rule continued until India was granted independence on August 15, 1947। यह रूल कब तक चलता रहा? जब तक इंडिया ग्रांटेड ना हो जाए, मतलब कि जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो जाती है। ठीक, with independence came to need for a constitution, hence constitution assembly was formed for this purpose in 1946, and on January 26, 1950 the constitution came into being। अब हमारा जब constitution बनने, हमारा क्या हुआ कि हमारी आज़ादी की बात होने लगी, तो आज़ादी के बाद कोई भी चीज़ आज़ाद हुई तो उसकी constitution कैसे हम इस देश को संभालेंगे, तो एक constitution बनेगा ना। ये तो राजा अलग अपना कब्जा बताने लगेंगे, राजा उस समय थे, तो अपना अलग बताने लगेंगे, मुस्लिम अपना अलग बताने लगेंगे, हिंदू अपना अलग बताने लगेंगे, तो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक छत्र छाया देनी पड़ेगी कि आप इसके आगे कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, जल्दी क्या हत्या कर ही नहीं सकते हैं। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसको फॉलो किया जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। बट फॉलोइंग में दिक्कत, हम इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, हमें पॉलिटी पढ़नी है और हमारा अक्टूबर 10 में पेपर है। However, various features of the Indian Constitution and polity have their roots in the British rule। इसके बावजूद भी वेरियस फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये लिए गए हैं, कहाँ से लेके गए हैं? ब्रिटिश रूल से। देयर वर सर्टेन इवेंट इन द ब्रिटिश रूल दैट
laid down the legal framework for the organization and functioning the government and administration. गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होना, एडमिनिस्ट्रेशन होना, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर दी गई है आज तक की, टिल नाउ 2021 तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे जो ब्रिटिश रूल बना के गए थे वहीं पे है। ठीक, दिस इवेंट हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। दे आर एक्सप्लेन हियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक के बाद ऑर्डर बताया गया है कैसे। द कंपनी रूल, कंपनी रूल कब से 1773 से 1858 तक, इस्पायरमेंट होने के पहले तक कंपनी रूल। एंड द क्राउन रूल कब से 1858 टू, क्राउन रूल कब तक चला 1858 से 1947 तक। ठीक, द कंपनी रूल इसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट 1773। दिस एक्ट वाज ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप सुनिए। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल और रेगुलेट करने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया। अब आप खुद सोचो यार, वो तो उस समय की बात है, इंग्लैंड यहाँ बोल रहा है, ब्रिटिश यहाँ बोल रहे हैं। ठीक, आप खुद सोचो, एक इस समय ही कंडीशन है, तो कुछ मुख्यमंत्री बात मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, तो वो ड्रॉबैक आएगा, आगे बताएंगे। इट रिकॉग्नाइज फॉर फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। रिकॉग्नाइज किया गया द फर्स्ट टाइम, इंडिया का फर्स्ट टाइम, ब्रिटिश रूल काम कर रहे हैं, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी, एंड इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एक फाउंडेशन डाली किसकी, सेंट्रलाइजेशन पावर की, किसकी, सेंट्रलाइजेशन पावर की। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या फीचर थे ये सुनिए। इट डिजाइनेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बनाया गया ऐसा कि जब बनाया गया तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया बन गए, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और वे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए जिसके 4 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल, कौन गवर्नर, फर्स्ट सच गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उस समय सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखिए, हमारा एक तरफ बंगाल है, एक तरफ बंगाल है, इधर मद्रास है, इधर उड़ीसा है। अब बॉम्बे और मद्रास की दे दिया गया किसको, बंगाल को। क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। तो इन ये दोनों क्या हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए। क्या हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए। एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, unlike earlier when these 3 presidency were independent of one another। जो कि देखिए पहले क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे से अलग अलग थे। बट क्या हो गए कि आफ्टर इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद ये क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। किस पे डिपेंडेंट हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए ना। बॉम्बे और मद्रास वाले सबऑर्डिनेट हो गए किसके, बंगाल के। बंगाल के पास तो क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, जो बंगाल पूरा देश को संभाल रहा था। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग अलग नहीं था भाई, ठीक है। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, unlike earlier when the 3 presidency were independent of one another. It provided for the establishment of the Supreme Court at the Calcutta in 1774. 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और उसमें एक चीफ जस्टिस थे, 3 जजेस थे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी, जो कंपनी के सर्वेंट थे, जो नौकर थे, उनको प्रोहिबिटेड किया गया।
एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड आप नहीं करेंगे, प्रोहिबिटेड, रोक, एकदम रोकथाम। और एक्सेप्टिंग एनी प्रेजेंट, किसी प्रकार का गिफ्ट उपहार नहीं लेंगे अगर आप कंपनी में काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो। और ब्रीफ्स फ्रॉम द नेटिव्स, अपने पड़ोसी से किसी प्रकार का घूसखोरी वाला काम नहीं करेंगे। कितना खतरनाक रूल था, ऐसे इंडिया का इस समय भी होना चाहिए। घूसखोरी बंद होनी चाहिए, करप्शन बंद होना चाहिए। क्या करेंगे आप लोग, सोचना पड़ेगा। हम ही अगर इस लोग बनेंगे IAS विशेष तभी कुछ कर पाएंगे। It strengthened the control of the British government over the company, एक स्ट्रेंथ पावर बनाई, to the control of the British government, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक पावर बनाई ओवर द कंपनी, कंपनी पर, रिक्वायरिंग द कोड ऑफ डायरेक्टर, एक रिक्वायरिंग बना, एक पार्ट रिक्वायर कर लिया क्या, कोड ऑफ डायरेक्टर। कोड ऑफ डायरेक्टर क्या, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, कंपनी है उसकी गवर्निंग बॉडी रख दिया कोड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी की जहाँ जहाँ लगी है, सबऑर्डिनेट जहाँ जहाँ लगे हैं उनको भी क्या करे, स्ट्रेंथ, उनको कंट्रोल करने का। टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर, तो इनके रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर को क्यों क्या करे, रिपोर्ट करे। कौन रिपोर्ट करेगा, कोड ऑफ डायरेक्टर। किसको रिपोर्ट करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नर को, सॉरी ब्रिटिश गवर्नर को। तो 1773 का एक सिंपल सी बात थी कि इसमें पहला स्टेप ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह रेगुलेट करने लगी, कंट्रोल करने लगी कंपनी रूल को। इसके ये फीचर थे कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, वो लॉर्ड वारन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। और इसमें क्या किया गया कि मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट बना दिया गया और सुप्रीमेसी कौन हो गई, बंगाल की हो गई। 74 में कोर्ट बन गया, सुप्रीम कोर्ट, और उसमें एक CGI, जिसमें CGI है, उसमें चीफ जस्टिस 3 जजेस बने। प्रोहिबिटेड किया गया कि अगर कंपनी में काम करने वाले नौकर किसी भी प्रकार का घूसखोरी, प्रेजेंट और प्राइवेट ट्रेडिंग करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और रोका भी गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक स्ट्रेंथ पावर बना, ये कोड ऑफ डायरेक्टर डेवलप बना दिए, जो कंपनी का मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू का एक डाटा रखेंगे। अब अमेंडिंग एक्ट 1781 आता है। 20 मिनट का वीडियो है, जल्दी। इन अ बिड रेक्टिफाई डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, किसी प्रकार कुछ डिफेक्शन थे भाई, दो पार्टी दो पक्ष नहीं काम करते ना, तो सिमिलरली दो डिफेक्शन थे। डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको सॉल्व करने के लिए अमेंडिंग, कोई भी चीज़ को अगर नहीं हो पा रहा है तो अमेंडमेंट लाके उसको हम हटाते हैं या फिर उसको डिफेक्शन को कम करते हैं। ठीक, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना गया, यही आर्टिकल 50 की बात करते हैं। द फीचर ऑफ दिस वर एज फॉलो, इस एक्ट के क्या क्या फीचर थे सुनिए। द एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल बना था 4 मेंबर वाली, ठीक, फ्रॉम द जुडिशिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाई देम in their official capacity. Similarly, it also exempted the servant of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official action. It excluded the revenue matter and the matter arising the collecting of revenue from the jurisdiction of the Supreme Court. Supreme Court से अलग कर दिया गया, क्या अलग किया गया, रेवेन्यू मैटर, ठीक। It provide the Supreme Court was to have jurisdiction over all inhabitants of Calcutta. It also required the court of administer the personal law of defendant, and that is Hindus were to be tried to according to Hindus law, Muslims were to be tried to according the Muhammad law. It laid down the appeal from the provisional court could not be taken to the Governor General in Council and not be the Supreme Court. It empowered the Governor General in Council and frame regulation for the Provisional Court and Council.
बेसिकली जो भी डिफेक्शन थे उनको ख़त्म करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया, जिससे सेटलमेंट एक्ट लाया गया। सेटलमेंट क्या क्या था ये देखिए कि जो जुडिफिकेशन देख रही थी बार बार ना, अब जुडिफिकेशन को अलग अलग किया गया। क्यों ऐसा किया गया? देखिए हर चीज़ अगर हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी तो क्यों सुप्रीम कोर्ट बनाए थे, ठीक है। अब हिंदूज लॉ अलग होते थे, मुस्लिम लॉ अलग होते थे, तो उनको तुम कैसे आप उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, हिंदू मुस्लिम भी तो हैं यहाँ पे, तो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब और इन्होंने क्या किया, इम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल के भी इनका एम्पावर किया गया, ठीक। मतलब अब उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो नेक्स्ट क्लास में